So, hi, my name is Gaurav Singh. I am a faculty of Access Institute of Technology and Management. आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा है सब्जेक्ट, उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है दैट्स इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम. ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का ही एक सब टॉपिक विच इज़ अ ट्रांसमिशन लाइन. एंड उस ट्रांसमिशन लाइन के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है, किस तरह से आगे उसे फर्दर डिवाइड किया जाता है. फाइन, अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे उसी ट्रांसमिशन लाइन के टाइप्स एंड पैरामीटर्स के बारे में कि क्या कितने तरह की ट्रांसमिशन लाइन होती है, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो उस ट्रांसमिशन लाइन को इफेक्ट करते हैं. फाइन, सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्टली टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन. सो आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट व्हाट इज़ अ ट्रांसमिशन लाइन. ट्रांसमिशन लाइन होता क्या है? एक मीडियम है जो जनरेटिंग पावर को कंज्यूमर एंड तक पहुंचाने का. ठीक, जो भी पावर जनरेटिंग स्टेशन पे जनरेट हुई है उसे कंज्यूमर एंड तक पहुंचाने का एक माध्यम है ट्रांसमिशन लाइंस. ठीक, कि टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस के बारे में देखा जाए कितने तरह की होती हैं. सो बेसिकली देखिए, ट्रांसमिशन दो ही तरह से होता है, या तो एसी पावर ट्रांसमिशन होगा या डीसी पावर ट्रांसमिशन होगा. ठीक, सो मेजर टाइप्स तो पता चल गया कि एसी ट्रांसमिशन लाइन होती है और डीसी ट्रांसमिशन लाइन होती है. बट एसी ट्रांसमिशन लाइन के भी कई पार्ट्स होते हैं. ये शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में डिवाइड की जाती है. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज रेटिंग, ओके, एंड लेंथ, कितनी दूरी तक ट्रांसमिशन हो रहा है, इन सब पैरामीटर्स के बिहार पे इन्हें डिवाइड किया जाता है फर्दर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन पे. Fine. Now, what is the HVAC transmission? हाई वोल्टेज AC ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है? ठीक, हमने एक लेआउट पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का लेआउट. ठीक, उसमें AC पावर ट्रांसमिशन का AC पावर का पूरा देखा गया था लेआउट की किस तरह से पावर जनरेट होके जनरेटिंग स्टेशन से ये कंज्यूमर एंड तक किस तरह से पहुंचती है. ये जो लेआउट था ये कंसीडर्ड होगा हमारा हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन लाइन के उस पर. ठीक, यहाँ हम देखेंगे कि HVAC ट्रांसमिशन लाइन के बारे में किस तरह से जनरेटिंग स्टेशन से पावर जो जनरेट होती है और कितने स्टेप्स को कंप्लीट करके वो फाइनली कंज्यूमर एंड पर पहुँचती है. ठीक, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट इज़ अ HVAC ट्रांसमिशन लाइन. ठीक, पावर को क्या किया जाता है, जनरेट तो हमारी केवल 11 kV ही जनरेट होती है. फाइन, लेकिन इसे क्या करते हैं हम लोग स्टेप अप करके 132 kV तक स्टेप अप करते हैं. देन इसे क्या किया जाता है, अगेन स्टेप डाउन किया जाता है 60 kV में. फिर अगेन इसे स्टेप डाउन किया जाता है 33 kV पे एंड देन अगेन 11 kV और फाइनली जो कंज्यूमर एंड की रिक्वायरमेंट है इट्स अ 230 वोल्ट, ये पहुंचाई जाती है. तो आप यहाँ देखेंगे दैट इज़ अ HVAC ट्रांसमिशन. जो जनरेट की गई सप्लाई उसे स्टेप अप किया गया 132 kV तक और फिर हमने देखा कि किस तरह से वो सप्लाई को फाइनली कंज्यूमर एंड तक पहुंचाया गया. ठीक, सो AC ट्रांसमिशन लाइन इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग द bulk of the power generation end to the consumer end. जनरेटिंग स्टेशन से कंज्यूमर एंड तक पहुंचाने के लिए पावर को, बल्क पावर को ट्रांसमिट करने के लिए दैट्स अ सिस्टम जो यूज़ किया था, दैट्स अ HVAC ट्रांसमिशन लाइंस. फाइन, नाउ व्हाट इज अ HVDC ट्रांसमिशन लाइन. एज आई टोल्ड यू कि देखिए पावर ट्रांसमिशन जो होता है पावर सप्लाई का वो दो ही तरह से होता है, या तो HVAC AC ट्रांसमिशन होगा या फिर DC. यहाँ पर आप देखेंगे HVAC मैंने डिस्कस किया. अब हम देख रहे हैं HVDC ट्रांसमिशन क्या होता है. देखिए, डीसी सप्लाई का ट्रांसमिशन हो रहा है, जनरेशन डीसी नहीं हो रहा है. जो जनरेशन है वो सप्लाई का डीसी में जनरेट नहीं की जा रही है, जनरेट की जा रही है किसमें, एसी में ही. फाइन, जो पावर जनरेट की गई है वो एसी ही है, अल्टरनेटिंग करंट में है. फाइन, लेकिन इसका जो ट्रांसमिशन होगा, ये ट्रांसमिशन जो होगा वो डीसी में होगा. ठीक है, ट्रांसमिशन जो होगा वो डीसी में होगा.
ये क्यों किया जाता है, इसके पीछे रीज़न बताना चाहूँगा कि हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन क्यों किया जाता है, लॉसेस को कम करने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लॉसेस होते हैं वो ड्यूरिंग ट्रांसमिशन होते हैं। फाइन, जो भी पावर, जब पावर को ट्रांसमिट किया जाता है जनरेशन से, जनरेटिंग स्टेशन से कंज्यूमर एंड तक पहुंचाने के लिए, इस डिस्टेंस पे ही सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे ज़्यादा लॉसेस होते हैं। और उन लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए और ट्रांसमिशन लाइन की इफ़िशियंसी को इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, मोर इफ़िशिएंट आउटपुट हमें मिले, मोर इफ़िशिएंट मिले पावर, सो हम लोग क्या करते हैं, जो सप्लाई, जनरेटिंग सप्लाई जो एसी में जनरेट होती है उसे कन्वर्ट करके डीसी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, डीसी में कन्वर्ट करने के बाद क्या किया जाता है, उसको डीसी ट्रांसमिशन किया जाता है। और अगेन रिसीविंग एंड पे क्या करते हैं कि हम उसे वापस से डीसी को एसी में कन्वर्ट करके कंज्यूमर तक पहुंचा देते हैं। ठीक, सो आप यहाँ देख रहे हैं कि एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है, ए ट्रांसमिशन सिस्टम इट्स अ पावर सुपर हाईवे, it's a power super highway and using DC for bulk transmission of electrical power। so simply यहाँ पर जो बात हो रही है वो केवल ट्रांसमिशन की हो रही है, ये ध्यान रखिएगा, जनरेशन की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है केवल ट्रांसमिशन की, कि ट्रांसमिशन जो किया जा रहा है, वितरण जो हमारा संचरण किया जा रहा है, ये मेरा किस में हो रहा है, HVDC, डीसी में हो रहा है, डीसी सप्लाई में। ठीक है, and the voltage rating it's 100 kV to 800 kV, it's a bulk, literally it's a good amount of electrical power जो कि ट्रांसमिट किया जाए। सो 800 किलो वोल्ट तक हम सप्लाई को ट्रांसमिट कर सकते हैं बाय यूजिंग हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम। आप यहाँ देखेंगे क्या है, सबसे पहले जो जनरेटिंग स्टेशन पे पावर को जनरेट किया गया, इट्स अ एसी पावर, यहाँ पर अभी एसी है ये सप्लाई। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट जा रहा है, देन यहाँ पर रेक्टिफायर मॉड्यूल के थ्रू क्या किया गया, उसे कन्वर्ट किया गया। पहला कन्वर्जन यहाँ पर हुआ, जब ये डीसी में कन्वर्ट हो गई तो पूरा ट्रांसमिशन किस में किया, डीसी में। अगेन रिसीविंग एंड पे क्या था, हमारा दूसरा कन्वर्टर यहाँ लगाया गया था विद इन्वर्टर। ठीक है, ये क्या करेगा, डीसी को अगेन एसी में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि हमारी जो फाइनल रिक्वायरमेंट है वो किस में है, वो एसी में ही है। ठीक, कई जगह आप जब ऐसा फिगर देखेंगे तो आपको वहां पर मिलेगा ट्रांसफॉर्मर्स का वर्ड, वहां पर कई जगह बेसिक आप देखोगे, कई फिगर्स में आपको देखने को मिलेगा डीसी ट्रांसफार्मर एंड सच काइंड लाइक दैट। सो रिमेंबर, ट्रांसफार्मर कभी भी डीसी सप्लाई पे वर्क नहीं करता है, ऑलवेज एसी पे ही वर्क करेगा। इट मीन्स इस ट्रांसफार्मर के इनपुट पे भी एसी होगी एंड इसके आउटपुट पे भी क्या होगा, मुझे एसी ही सप्लाई मिलेगी, कभी भी वहाँ पर डीसी का इंट्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये कभी डीसी पे ऑपरेट नहीं होता है, तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा। कई जगह आप फिगर देखने को मिलेगा ऐसा कि डीसी ट्रांसफार्मर वहाँ लिखा होगा ऐसा, तो डीसी ट्रांसफार्मर कुछ नहीं होता है, होता है ट्रांसफार्मर जो होता है केवल एसी पे ही वर्क करता है। फाइन, टाइप्स ऑफ डीसी ट्रांसमिशन, कितने तरह के होते हैं डीसी ट्रांसमिशन, बेसिक देखा जाए तो 3 टाइप्स होते हैं, इट्स अ मोनोपोलर, बाइपोलर एंड होमोपोलर। 3 टाइप्स ऑफ डीसी ट्रांसमिशन आर यूज्ड। इन्हें कैटेगराइज कर दिया गया और इनके क्या क्या किन किन फैक्टर्स के बिहाफ पे इन्हें कैटेगराइज किया गया है। आप देख सकते हैं कितने कंडक्टर वायर यहाँ पर यूज़ किए गए, इस ट्रांसमिशन लाइन में कितने कंडक्टर वायर का यूज़ किया गया। ठीक है, वो यहाँ पर। एंड प्रिफर्ड टर्मिनल, कौन सा टर्मिनल प्रिफर किया गया, पॉजिटिव टर्मिनल। देखिए डीसी में क्या होता है, डीसी में 2 ही टर्मिनल होते हैं, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर वन इज नेगेटिव। तो किस तरह के डीसी ट्रांसमिशन लिंक में कौन सा टर्मिनल प्रिफर किया गया, यही यहाँ पर आप देखोगे, समझ सकते हो देख के। तो यहाँ देखेंगे मोनोपोलर में कितने कंडक्टर वायर यूज होते हैं, केवल 1 कंडक्टर वायर यूज किया जाता है, जो भी किस तरह का होता है, निगेटिव टर्मिनल उसमें प्रेफर किया जाता है, निगेटिविटी। ठीक, निगेटिव चार्जेस होते हैं। एंड रिटर्न पाथ, रिटर्न पाथ इसका बोला जाए, देखिए कोई भी ट्रांसमिशन किया जाएगा तो क्या होगा, उसका रिटर्न तो आता ही है, जो हम करते हैं उसका रिटर्न हमको मिलता है।
सिमिलर अगर इसी एक एसी सर्किट की बात की जाए, सर्किट में आपने यहाँ पर सप्लाई लगा दी, ठीक है, और अगर आपने यहाँ पर एक लोड लगा रखा है, ठीक है, ये लोड है, ये मेरी सप्लाई यहाँ लगा रखी है, ठीक है, अगर मैं इसे रिटर्न पाथ प्रोवाइड ना करूँ, ये इसका रिटर्न पाथ है, अगर मैं इसे रिटर्न पाथ प्रोवाइड ना करूँ तो क्या ये जो लोड लगाया हुआ है ये वर्क करेगा? नेवर इट विल वर्क, कभी वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसे क्या चाहिए, इसे रिटर्न पाथ चाहिए, ठीक है। सो जो एसी सप्लाई की बात की जाती है, ठीक है, एसी सप्लाई की जो बात की जाती है वहाँ पर जो एक फेज वायर होता है, एक फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल जो होता है ऑलवेज इट इज़ कॉल्ड रिटर्न पाथ, ठीक है, इसे रिटर्न पाथ बोलते हैं न्यूट्रल को, ठीक है। ये मेरा फेज वायर है, ये मेरा न्यूट्रल वायर होगा जो रिटर्न पाथ होगा, ठीक। सो यहाँ पर रिटर्न पाथ के लिए क्या यूज़ किया जाता है, यहाँ पर अर्थ को, जो ज़मीन होती है, ये जो आप देखोगे बेस जो होता है, ये इसी को ही क्या किया जाता है, रिटर्न पाथ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। क्योंकि एज वी नो दैट जो अर्थ होती है बहुत ही अच्छी क्या है, एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी सबसे अच्छी होती है, ठीक, अर्थ की, इसलिए इसे रिटर्न पाथ के रूप में यहाँ पर यूज़ किया जाता है। बाईपोलर ट्रांसमिशन लाइन में आप देखेंगे कि यहाँ पर दो पैरेलल वायर्स, कंडक्टर वायर यूज़ किए जाते हैं, इसमें से एक पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड होता है एंड दूसरा कैसा होता है, निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। सिमिलर रिटर्न पाथ यहाँ पर भी कौन सा यूज़ किया जाता है, ग्राउंडेड कर दिया जाता है या अर्थ कर दिया जाता है, एडिशनल कोई वायर नहीं कनेक्ट किया जाता है रिटर्न प्रोवाइड करने के लिए। देन होमोपोलर ट्रांसमिशन में आप देखेंगे दो कंडक्टर वायर यूज़ होते हैं, ठीक है, दो के दोनों कंडक्टर कैसे होते हैं, निगेटिव टर्मिनल प्रेफर्ड करते हैं, फाइन। एंड इसमें रिटर्न पाथ जो होता है, एक मेटेलिक वायर जो होता है उसे रिटर्न पाथ की तरह यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ये जो है ये मेटेलिक वायर होगा, इसे एज अ रिटर्न वायर, रिटर्न पाथ के रूप में यहाँ पर यूज़ किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट बात हम लोग करते हैं, इट्स अ माइंड ब्लोइंग, व्हाट इज़ इट। समटाइम्स अगर आप ट्रांसमिशन इंटरव्यू में आप बोलते हैं कि मुझे ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कई बार वहाँ से कुछ बेसिक जनरल इन्फॉर्मेशंस निकल के आती हैं जो आपसे पूछता है कि अच्छा ये बताओ व्हाट इज़ कौन सा ऐसा इंडिया में कौन सा ऐसा डीसी ट्रांसमिशन है जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है, नॉट इन इंडिया, इट्स ऑल्सो इन एशिया। सो वहाँ पर ये एक जनरल बात की जाए तो जो दिल्ली में रिहन दिल्ली HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम है, इट्स द फर्स्ट लॉन्गेस्ट DC ट्रांसमिशन सिस्टम इन इंडिया एज वेल एज एशिया, ठीक। रेटिंग कैपेसिटी देखी जाए तो 400 kV की ट्रांसमिशन कैपेसिटी है। इट्स अ बाईपोलर लिंक, कितनी डिस्टेंस तक ये ट्रांसमिशन किया गया है, इट्स 810 किलोमीटर्स, सच अ वेरी गुड, ठीक। कन्वर्टेड इज लोकेटेड एट वाराणसी, ठीक है, कन्वर्जन जो है वो कहाँ पर लोकेटेड किया गया है, वाराणसी में। एंड इन्वर्टर स्टेशन इज लोकेटेड एट दादरी, लोकेशन भी यहाँ पर बताई गई है। एंड मैक्सिमम कैपेसिटी इज 1500 मेगावाट की कैपेसिटी है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। देन द क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, जो भी ट्रांसमिशन लाइन होती है उन्हें किस बिहाफ पे क्लासिफाइड किया जाता है, क्या क्या नाम होते हैं। सो देखा जाए तो बेसिक देखा जाए तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम एंड शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ठीक। तीन तरह की ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं। ओवरहेड इट मीन्स जो हमारे ये मैप, ठीक, मेरे सर के ऊपर से जो भी ट्रांसमिशन लाइन जा रही है दैट आर कॉल्ड ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस, ठीक। इन्हें कितने तरह से क्लासिफाइड किया जाता है, तीन पार्ट में क्लासिफाइड होता है, शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, वोल्टेज रेटिंग एंड पैरामीटर्स इन्हें क्लासिफाइड किया गया है। तो आप देख सकते हो जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है इसकी लेंथ कितनी होती है, अगर कोई भी ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ अगर 80 किलोमीटर्स तक है सो इट विल कंसीडर्ड अंडर द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। और इसकी जो वोल्टेज कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी, 11 to 33 kV, नॉट सो मोर।
एंड इसमें पैरामीटर्स जो लाई करेंगे वो केवल पैरामीटर लाई करेंगे रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, दो ही पैरामीटर इसमें लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, अगर किसी भी ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ या मैं कहूँ अगर 160 किलोमीटर तक की डिस्टेंस में अगर वो ट्रांसमिशन लाइन बिछाई गई है तो उसे कहा जाएगा मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, और उसकी वोल्टेज कैपेसिटी जो होगी वो क्या होगी, 66 kV से 132 kV तक की उसकी कैपेसिटी होगी। फाइन। पैरामीटर्स उसमें कौन कौन से लाई करेंगे, पैरामीटर्स लाई करेंगे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। फाइन। नेक्स्ट आती है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। अगर यहाँ किसी भी ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ 160 किलोमीटर से अबव है, मतलब अगर मुझे 160 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पे अगर मुझे ट्रैवल कराना है या ट्रांसमिट कराना है सप्लाई को, सो वो जो ट्रांसमिशन लाइन होगी वो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में कंसीडर्ड होगी। ओके, वोल्टेज इसकी रेटिंग देखी जाए तो 132 kV से ज़्यादा का अगर वोल्टेज वहाँ पर है, सो दैट ट्रांसमिशन लाइन कंसीडर्ड अंडर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ओके, एंड पैरामीटर सिमिलर, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। ठीक, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या हैं? देखिए, वो जितने भी तत्व जो किसी न किसी चीज़ को इफेक्ट करते हैं किसी भी वे पे, जिनकी वजह से उसकी इफ़िशियंसी या उसके आउटपुट पे कुछ फ़र्क पड़ता है उनकी प्रेजेंस से, सो उन्हें कहा जाता है पैरामीटर्स। तो सिमिलर ट्रांसमिशन लाइंस में भी पैरामीटर्स होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं लाइक रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। ठीक है, इनकी वजह से क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन में फ़र्क पड़ता है, उसकी इफ़िशियंसी पे फ़र्क पड़ता है। ठीक, हम देखते हैं फिर। मेनली 4 पैरामीटर्स होते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड शंट कंडक्टेंस। एज आई टोल्ड यू, these parameters are uniformly distributed along the line. It means कि जो ट्रांसमिशन लाइन है उस पूरी ट्रांसमिशन लाइन में ये पैरामीटर्स आपको मिलेंगे। आप ट्रांसमिशन लाइन के इस पॉइंट पे देखो, चाहे 10 किलोमीटर बाद दूसरे पॉइंट पे देखो, 50 किलोमीटर बाद अगले पॉइंट पे देखो, तो आपको सिमिलर वही चीज़ मिलेगी। ये सारे पैरामीटर्स आपको देखने को मिलेंगे। फाइन। नाउ फर्स्ट पैरामीटर, व्हाट्स रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, रिलाइज ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल। ठीक है, बेसिकली देखा है रेजिस्टेंस क्या है कि विरोध करना, किसी भी चीज़ के प्रवाह को रोकना। ठीक, रेजिस्टर करता क्या है, एक स्टॉपर टाइप का होता है जो क्या करता है, करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है, रोकता है उसके फ्लो को। ठीक, तो हर मटेरियल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होता है। लाइक मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरे अंदर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। मैंने मार्कर पकड़ रखा है, इसमें भी रेजिस्टेंस है। फाइन, इस बोल्ट का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। ठीक, इट मीन्स इस पूरे यूनिवर्स में जो भी चीज़ अवेलेबल है उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस उसका होता है। रेजिस्टेंस की मतलब करंट को रोकने की क्वालिटी उसकी। ठीक, सो यहाँ पर आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस की बात की गई है तो ट्रांसमिशन लाइन में जो भी कंडक्टर वायर यूज़ किए जाते हैं, ठीक, ये किसके बने होते हैं, ACSR मटेरियल के बने होते हैं। ठीक, सो इस मटेरियल की कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होगी। ठीक, तो ये जो कंडक्टर होते हैं इनमें इनका क्या रेजिस्टेंस होता है वही यहाँ पर देखा गया है। ठीक, इनकी वजह से, इनकी जो डायमेंशन है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है करंट के फ्लो होने पे। ठीक, सो सिमिलर रेजिस्टेंस का हमें पता है, इसे R से रिप्रेजेंट करते हैं एंड यूनिट सिंपल ओम होती है। ठीक है, फॉर्मूले के बिहाफ पे देखा जाए तो क्या है, R इक्वल टू रो L बाई A। ठीक, इट मीन्स अगर बात की जाए तो रेजिस्टेंस जो होगा किसी भी ट्रांसमिशन लाइन का वो उसके लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा और क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, एंड जो रेजिस्टेंस होता है, अगर किसी भी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इट मीन्स यहाँ से एक और रिलेशन निकल के आता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, सॉरी ये टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है।
जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। एक फनी सा फिगर आप देख रहे हैं, इससे देख के आपको बिल्कुल मेमोराइज हो सकता है कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, होता क्या है एक्चुअल में। ये देखो, ये अंकल बैठे हैं, ये इस जगह से इसको पास ही नहीं होने दे रहे इस वोल्टेज को, ठीक, रेजिस्ट कर रहे हैं, बीच में रोक रहे हैं ना कि ना निकल पाए। लेकिन ये है कि भाई कहीं ना कहीं से तो जगह बनाएगी। ये क्या है, ये करंट है, ये दौड़ती हुई आ रही है और रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, रोक रहा है कि नहीं तुम आगे नहीं जा सकते हो। तो सिमिलर यहाँ पर आप देख सकते हो इस फनी से वीडियो क्लिप के थ्रू कि भाई ये कैसे रेजिस्टेंस यहाँ पर वर्क करता है। फाइन, बात करते हैं इंडक्टेंस की। व्हाट इज इंडक्टेंस? तो देखो सिंपल एक फिनोमेना है। अगर इंडक्टेंस की बात की जाए तो कोई भी एक कॉइल लो, ठीक, जैसे ही आप एक कॉइल में क्या करते हो, करंट को फ्लो कराते हो, ठीक है, जैसे आपने इसे सप्लाई प्रोवाइड की तो क्या होगा, ये जो सप्लाई होगी इसमें जैसे ही जाएगी तो क्या हो जाएगा, एनर्जाइज हो जाएगी कॉइल, ठीक, इसमें एक एनर्जी जनरेट होगी। वो एनर्जी क्या होगा, यहाँ पर धीरे धीरे क्या होगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यहाँ पर जनरेट करना शुरू कर देगा। और किसी भी कॉइल पे जैसे ही करंट पास की जाती है तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें आ जाती है जो कि एक मैग्नेट की तरह वर्क करने लगता है, अपनी फील्ड जनरेट करने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लक्स जनरेट होता है। इस फिनोमेना को हम देखते हैं, व्हाट इज द इंडक्टेंस। सो आप देख रहे हो जैसे ही किसी भी कंडक्टर में क्या होता है, करंट फ्लो होता है, जनरेटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है उसके परपेंडिकुलर ये हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो जनरेट होती है, ठीक। नेक्स्ट आप देखेंगे क्या होता है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड वेरी करने लगती है, जिससे क्या होता है, ईएमएफ जो होता है वो इंट्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो यहाँ पर जनरेट होता है। एंड नाउ ईएमएफ नाउ फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन विद द करंट फ्लोइंग थ्रू द डिवाइस। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही होगी उस डिवाइस में, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक। सो दिस इंड्यूस ईएमएफ इज कॉल्ड इंडक्टेंस। इसे ही क्या बोला जाता है, इंडक्टेंस, ठीक। एंड द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी एज वी नो दैट। एंड इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एल से। सिंपल एक इक्वेशन निकल के आती है, E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, वेयर फाई इक्वल टू ई इज अ एनर्जी, फाइन, फाई क्या होता है, फ्लक्स, टी पर्टिकुलर टाइम, एंड आई क्या है यहाँ पर, ये जो आई है, फाई आई की बात यहाँ की जा रही है, जो भी उस डिवाइस में करंट फ्लो की गई है, ठीक, जो भी करंट इसमें फ्लो की गई उसे हमने आई से रिप्रेजेंट किया है, ठीक। एन नंबर ऑफ कॉइल टर्न्स, कितने टर्न्स इसे दिए गए हैं, जो भी कॉइल यहाँ लगाई गई है इसमें कितने टर्न्स हैं, सो दीज आर कॉल्ड टर्न, ठीक, कितनी बार उसे घुमाया गया हो जगह। सो ये इसकी सिंपल सी एक इक्वेशन है इंडक्टेंस की। नाउ द अनदर पैरामीटर विच इज कैपेसिटेंस। सो ट्रांसमिशन लाइन कंपोज्ड ऑफ टू पैरेलल वायर्स। ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है, देखो पैरेलल वायर्स होते हैं, ठीक है। एसी ट्रांसमिशन की बात की जाए तो वहाँ पर क्या होगा, एक फेज वायर होगा, एक न्यूट्रल वायर होगा साथ में, ठीक, दो वायर हमेशा चलते हैं। तो क्या होता है, सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ये दोनों के दोनों वायर जो हैं भाई, ये भी किसी ना किसी मटेरियल का बना हुआ वायर, ये भी मटेरियल का बना है, ठीक। एक ये मटेरियल प्लेट हो गई एक तरह से, और ये दूसरी मटेरियल प्लेट हो गई, फाइन। इसके बीच में क्या है, सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यहाँ पर क्या है, जो ये ट्रांसमिशन लाइन की बात की जाए, इसे मान लो ये ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, ठीक, ये ट्रांसमिशन लाइन में जा रही थी, ठीक। इसमें क्या है, ये कैसे सेपरेट है, इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर थोड़ी ना गया है दो वायर्स के बीच में। यहाँ पर क्या किया गया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बात की गई। यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह वर्क करेगा, जो मीडियम होगा वो क्या होगी,
इन दो वायर के बीच में जो एयर होगी वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तरह यहाँ पर वर्क करेगी। ठीक है, तो एक कंडक्टर वायर ये हो गया, ठीक है, एक कंडक्टर वायर मेरा ये हो गया, और जो बीच में एयर है वो एज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम यहाँ पर वर्क करेगी। सो अब इस फिनोमेना को अगर आप देखो तो जैसे यहाँ पर किया जाए तो एक प्लेट ये हो गई कंडक्टिंग प्लेट, एक प्लेट ये हो गई, बीच में हमारा मीडियम हो गया, तो ये किस तरह का फिनोमेना जनरेट, ये किस तरह का स्ट्रक्चर जनरेट हुआ, ये हुआ एक कैपेसिटर का। ठीक, सो एट दैट टाइम इट बिहेव लाइक अ कैपेसिटेंस, यहाँ पर इंड्यूस होता है ट्रांसमिशन लाइन में दो वायर्स के बीच में, जो कंडक्टर वायर है अगर पैरेलल जा रहे हैं तो उनके बीच में कैपेसिटेंस जो होगा वो इंड्यूस्ड होगा। इट इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। ठीक, C is proportional to the length of the transmission line. Fine. Their effect is negligible short transmission line. It means short transmission line में कैपेसिटेंस नहीं होता है, वहाँ पर केवल रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस जो होता है, यही दो पैरामीटर केवल शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में होते हैं। एंड इट्स बिहेव एज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो सिमिलर देखा जाए, दो वायर अगर जा रहे हैं तो कैसे बिहेव कर रहे थे, कैसे बिहेव करेंगे, ये बिहेव करेंगे कैपेसिटर की तरह, यहाँ पर बिहेव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, यूनिट इसकी फैरेड होती है। एंड इसकी इक्वेशन देखी जाए तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, वे एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी इट्स 8.84 इंटू 10 की पावर -12 कॉन्स्टेंट है। ठीक, सो परमिटिविटी क्या होती है, इसे हिंदी में समझते हैं कि विद्युतशीलता की बात की जाए क्या होती है, किसी पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर उस पदार्थ द्वारा प्रदर्शित विरोध की माप बताता है। मतलब किसी भी मटेरियल में, ये मटेरियल है, अगर इसमें इलेक्ट्रिक करंट इसमें प्रोवाइड पास आउट करता हूँ, ठीक है, तो ये मटेरियल इस करंट के फ्लो को कितना ज़्यादा रेजिस्ट करेगा, ठीक, कितना रोकने की कोशिश करेगा, वो किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड विद्युतशीलता या परमिटिविटी। फाइन, सो it's all about. Thank you.